दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सीरीज़ के अंदर एक नया टॉपिक का नाम हमारे है सार्क। सार्क का पूरा नाम होगा हिंदी में तो दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन हिंदी में, और अंग्रेजी में कहें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये हमारे अंग्रेजी में इसका नाम होगा। अब बात करें सार्क की, तो सार्क में 8 सदस्य देश हैं। कितने? 8 सदस्य देश है। कौन कौन से? इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, भूटान और नेपाल। ये हमारे 8 सदस्य देश है जो हमारे क्या सार्क के सदस्य देश है। इसमें मैप में दे सकते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये हमारे 8 सदस्य देश हैं इसके। तो आप देख सकते हैं ये दक्षिण एशिया का संगठन है, कोऑपरेशन का। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1985 में ढाका में की गई थी। स्थापना कहाँ? ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। विचार किसका था? जियाउर रहमान का विचार था कि हमें ऐसा एक संगठन बनाना चाहिए। सचिवालय की बात करें तो काठमांडू नेपाल में इसका सचिवालय बनाया गया। बात करें सार्क की, तो सार्क के वर्तमान महासचिव हमारे मोहम्मद गोलाम सरवर है इसके वर्तमान महासचिव, जिन्होंने 25 अक्टूबर 2023 को पदभार ग्रहण किया है। कब? 25 अक्टूबर 2023 को पदभार ग्रहण किया है। और वो बांग्लादेश के वरिष्ठ राजनयिक है, मतलब सीनियर जो पॉलिटिशियन है। तो ये हमारे कौन है? महासचिव है मोहम्मद गोलाम सरवर, और ये सार्क के 15वें महासचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारे 25 अक्टूबर 2023 से इस पद पे हैं। बात करें सार्क की, तो सार्क में 8 सदस्य देश हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। तो इसमें पहले 7 ही सदस्य थे, लेकिन 8वां सदस्य नवीनतम कौन है? अफगानिस्तान। 2014 की बात करें तो 2014 में सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन हमारे काठमांडू में आयोजित किया गया था, और 19वां शिखर सम्मेलन 15 से 16 नवंबर 2016 को इस्लामाबाद, पाकिस्तान में आयोजित होने वाला था, लेकिन ये सम्मेलन स्थगित कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। अब बात करें ये जो सम्मेलन था स्थगित क्यों हुआ था? क्योंकि उरी आतंकवादी हमला 18 सितंबर 2016 को हुआ था, और इस हमले के बाद भारत ने सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया। अन्य देशों के बहिष्कार की बात करें तो भारत के बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान ने भी सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया, मतलब ऐसा फैसला किया। फिर क्या? क्षेत्रीय तनाव की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ गया, इसलिए अन्य सदस्यों ने भी सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया और सम्मेलन को रद्द करने का फैसला कर लिया। अब बात करें तो 19वें सार्क शिखर सम्मेलन की वर्तमान स्थिति क्या है? ये सम्मेलन आज तक आयोजित नहीं हुआ है। सार्क की गतिविधियां 2016 के बाद से ठंडी पड़ी है। आज 10 साल ही होने को है, 9 साल तो हो ही गए हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अब भी इसे आयोजित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत और अन्य देशों की सहमति इसको नहीं मिल पाई है। पाकिस्तान अभी भी क्या है 19वें सार्क शिखर सम्मेलन का आयोजन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अभी तक सहमति नहीं हुई है कि इसका आयोजन किया जाए। फिर सार्क के उद्देश्यों की बात करें तो सार्क के सदस्यों की जनता के कल्याण और उनके जीवन स्तर में सुधार करना पहला उद्देश्य है। कि सार्क के सदस्य देश है उनकी जनता का कल्याण करना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना पहला उद्देश्य। दूसरा, सामूहिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। क्या? सामूहिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य हमारा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। क्या? अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है उन पर आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। चौथा हमारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी। कौन कौन से? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग को प्रोत्साहन देना। और 5वां उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय मुद्दों और विवादों को आपसी सहयोग से हल करना। क्या? क्षेत्रीय मुद्दों और विवादों को कैसे आपसी सहयोग से हल करना, 5वां उद्देश्य। और 6वां उद्देश्य हमारा अन्य जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनमें समन्वय और सहयोग को करना। अब सार्क की बात करें तो सार्क की उपलब्धियां क्या क्या है? 1993 की बात करें तो 1993 में सार्क के 7वें सम्मेलन ढाका में आयोजित किया गया था। उसमें साप्टा मतलब साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ था। क्या? साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ था, जो दिसंबर 1995 में लागू हुआ। इसमें सदस्य देशों को आयात शुल्कों में वरीयता दी गई थी। इसमें सदस्य देशों को क्या? आयात शुल्कों में वरीयता दी गई थी।
2004 में सार्क के 12वें सम्मेलन में मतलब इस्लामाबाद में साफ्टा को साफ्टा से चेंज किया गया। साफ्टा मतलब दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ, जो कब 2005 में जाके लागू होता है। साफ्टा को साफ्टा से चेंज कर दिया गया। काठमांडू सम्मेलन की बात करें तो काठमांडू सम्मेलन 2014 में आयोजित हुआ, जिसमें सार्क देशों के बीच में मोटर वाहन समझौते पर वार्ता हुई, लेकिन पाकिस्तान के विरोध के कारण ये समझौता नहीं हो पाया। क्या मोटर वाहन समझौते पर वार्ता हुई थी, लेकिन पाकिस्तान का विरोध हुआ, जिससे समझौता आज भी नहीं हो पाया। अतः बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल ने BBIN मोटर वाहन समझौता किया, लेकिन क्या है, पर्यावरणीय कारणों से भूटान इससे बाहर हो जाता है। क्यों? क्योंकि भूटान को ऐसा लगता है कि यदि ये समझौता हो जाता है तो भूटान के अंदर जो व्हीकल्स है उनके तेज़ी से आवाजाही होगी और उस वहाँ पे प्रदूषण हो जाएगा। तो इससे लिए उन्होंने किया क्या, पर्यावरणीय कारणों से इस सम्मेलन से वो बाहर हो जाते हैं। काठमांडू सम्मेलन में प्रस्तावित जो ऊर्जा साझा समझौता था, ये मतलब इसमें एक समझौता किया जाता है कहाँ, काठमांडू में, कि जो नेपाल है, नेपाल में क्या है, ऊर्जा की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसका भी विरोध कौन करता है, पाकिस्तान विरोध करता है, जिसके कारण ये भी संपन्न नहीं हो पाता है। अब बात की थी हमने 2005 में हमारे साफ्टा की जगह साफ्टा लागू होता है। साफ्टा का मतलब है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो बात करें इसकी, तो इसमें देशों को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो हमारे विकासशील देश है, एक होते हैं हमारे अल्प विकसित देश। विकासशील मतलब भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका, इनको विकासशील देश कहेंगे। इनके लिए तय किया गया कि 2005 में ये कहा गया कि आपको 2012 तक जितना भी सीमा शुल्क है उसको पूरी तरह से समाप्त करना है। और अल्प विकसित देशों में नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये देश थे हमारे अल्प विकसित। तो इन्हें कहा गया कि 2016 तक सीमा शुल्क को समाप्त करना है। जो सीमा शुल्क मतलब गैर प्रशुल्क बाधा है, इसके कारण समझौता सफल नहीं हो पाता। और सबसे बड़ी चीज़ है, पाकिस्तान 1200 वस्तुओं को नकारात्मक सूची में डाल देता है। इसका मतलब है कि इन पे तो ये टैरिफ लगाएगा ही लगाएगा। तो ऐसे करके जब 1200 वस्तुओं को डाल दिया जाए तो फिर तो एग्रीमेंट सफल नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे सार्क और भारत की। भारत का क्षेत्रफल, जनसंख्या और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो सार्क के बाकी के 7 सदस्य हैं, उसमें सबसे बड़ा सदस्य हमारा भारत ही है। सार्क की बात करें तो सार्क देशों का भारत प्रमुख निर्यातक है, मतलब भारत से बहुत सारी चीज़ें इन 7 देशों में जाती है। भारत सार्क के सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराता है। भारत क्या करता है, जो सदस्य देश है तो इनको आर्थिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। सार्क में भारत की केंद्रीय भूमिका है। सार्क में क्या है, भारत की केंद्रीय भूमिका मतलब कि बाकी सारे देश छोटे छोटे हैं और भारत के इर्द गिर्द रहते हैं। भारत के द्वारा सार्क देशों के लिए एक उपग्रह भी प्रक्षेपित किया गया, मतलब सार्क उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, जो क्या आपदा प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग करेगा। कौन? ये सार्क उपग्रह। लेकिन पाकिस्तान इसका भाग नहीं है, पाकिस्तान ने इसकी सेवाएं लेने से मना कर दिया। भारत की बात करें तो भारत में सार्क महाविद्यालय या सार्क विश्वविद्यालय भी कार्यरत है, कि भारत में क्या सार्क विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। कोरोना प्रबंधन के लिए भारत ने सार्क निधि का गठन किया। इसमें सबसे बड़ा योगदानकर्ता भी कौन है, भारत ही है। सार्क निधि की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा योगदानकर्ता भी कौन है, भारत ही है। भारत ने सार्क देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराई है। भारत ने क्या किया है, सार्क देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराई है। इस प्रकार देखें तो सार्क में भारत की सशक्त स्थिति है। भारत सार्क के स्थायित्व और विकास के लिए भी कार्य कर रहा है। भारत क्या है, सार्क के स्थायित्व और विकास के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा है। अब बात करें सार्क के अस्तित्व को बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। पहली बात कि सम्मेलनों का नियमित रूप से आयोजन नहीं हो पाना सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि 2016 के बाद में 2016 में भी नहीं हुआ और 16 के बाद तो कोई प्रयास ही नहीं हुए। फिर दक्षिण एशिया में आतंकवाद बहुत बड़ी समस्या है। सार्क के अन्य देश भारत से आकार और हैसियत में छोटे हैं, इसलिए वो बिग ब्रदर सिंड्रोम से ग्रसित रहते हैं, कि मतलब हम यदि इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसमें एक देश तो बहुत बड़ा और बाकी देश छोटे छोटे हैं। हर बात में क्या है, पाकिस्तान असहयोग की नीति अपनाता है, इस वजह से ये सफल नहीं हो पा रहा संगठन। द्विपक्षीय जो विवाद है क्षेत्रीय हितों पर हावी हो जाते हैं। वैश्विक शक्ति जैसे हमारी USA और चीन का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता है हमारे सार्क संगठन में।
सदस्य देशों में आपसी भौगोलिक जुड़ाव कम है, मतलब जो हमारा मालदीव है ये दूसरे देश जैसे हमारे नेपाल है, इनसे ये आपस में जुड़े हुए कम है। मतलब भारत से तो सभी जुड़े हुए हैं, लेकिन ये आपस में जुड़े हुए कम है। फिर ये क्या है, हमारे गोल्डन त्रिकोण मतलब म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, और गोल्डन क्रिसेंट मतलब ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इनके बीच है, जो क्या हमारे अफीम और हेरोइन उत्पादक केंद्र है। तो इससे क्या इनको बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो इस तरह हमने देखा कि जो सार्क है उसके बारे में। अब कभी आपसे यदि ये पूछ लिया जाए कि क्या सार्क का क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूट हमारे बिम्स्टेक हो सकता है, तो आपको बताना है सार्क अपनी जगह है, बिम्स्टेक अपनी जगह है। सार्क से का प्रतिस्थापन बिम्स्टेक से नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि बिम्स्टेक तो अभी हाल ही में बना है, मतलब 20-25 साल ही इसको बने हुए हैं, लेकिन और इसकी बहुत कम बैठकें हुई है हमारे बिम्स्टेक की तो। लेकिन सार्क तो बहुत पुराना है और उसकी काफ़ी सारी बैठकें की जा चुकी है। फिर ऊपर से देखें बिम्स्टेक में हमारे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ये देश नहीं है, तो इससे क्या है कि ये इसका प्रतिस्थापन नहीं हो सकता। जबकि हमारे सार्क में क्या है कि जैसे हमारे मतभेद पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से हो सकते हैं, लेकिन क्या सार्क के माध्यम से इन मतभेदों को बुलाया जा सकता है, और जो भी आपकी जो शिकायतें होती है कि सुधार करने की जो गुंजाइश होती है, इस सार्क के माध्यम से की जा सकती है। और फिर हमारे जो मध्य एशिया और जो हमारा पश्चिमी एशिया है, उधर जाने का मार्ग भी हमारे इसी सार्क के माध्यम से ही खुल सकता है, जिससे हमारी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। फिर हमारी बहुत सारी जो जैसे हमारी तापी पाइपलाइन है, जिसमें हमारा तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और जो हमारी इंडिया ये पाइपलाइन है, इसमें भी हमारे सार्क का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह से आज हमने सार्क के बारे में देखा कि सार्क कभी भी सार्क का प्रतिस्थापन बिम्स्टेक से नहीं किया जा सकता। समय लगेगा, लेकिन सार्क को दोबारा से जीवित करना होगा, लेकिन पाकिस्तान को अपना अड़ियल रवैया छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से आज इसी नोट के साथ ख़त्म करते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।